हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रगति पाठी आपका अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं आजकल पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं। तो हमारी आज इस वीडियो में लगभग 20 प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। इनमें कुछ कथन वाले भी प्रश्न हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें एक लास्ट का क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो अपना पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मेल करें और नीचे दिए कूट का उपयोग करके ही सही उत्तर का चयन करें। तो हमारे यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं। पहले में भारतीय संविधान के विषय दिए गए हैं और दूसरे में यह जिससे लिया गया है वो दिया गया है। तो और इन दोनों सूचियों का सही मिलान करना है। तो हमारी पहली सूची का पहला सब्जेक्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है समवर्ती सूचित और चौथा है भारत राज्यों का संघ जिसमें संघ के पास अधिक शक्तियों का होना। और इधर है ऑप्शन नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका। तो हमें इसको बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन सही होगा डी, ऑप्शन डी। जैसे कि आप जानते ही होंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को इंग्लैंड से लिया गया है, जिसको हम व्याख्यात्मक रूप में ऐसे देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया है। और मौलिक अधिकार तो सब जानते होंगे कि अमेरिका से लिया गया है। और यह अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को सबसे पहले जोड़ा गया था। और उसके बाद जब लिस्ट की बात आएगी तो लिस्ट हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और बाकी जो संघीय व्यवस्था है हमारे प्रशासन की, वह कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला दिया गया है कथन, संविधान सभा में कुछ रियासतों का प्रतिनिधित्व था। दूसरा, संविधान सभा में चुनाव प्रत्यक्ष थे लेकिन सीमित मताधिकार के साथ। तीसरा, संविधान सभा ने एक अस्थायी संसद के रूप में भी कार्य किया। और चौथा, कुछ संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हो गए थे। इसमें ऑप्शन ए है 2 और 3। इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन बी है 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 4 और ऑप्शन डी है 2 और 3। तो हमें पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 और 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान सभा में कुछ रियासतों का नहीं बल्कि सभी रियासतों का प्रतिनिधित्व था। तो हमारा पहला और जो कथन दिया गया है वो गलत, और दूसरा कथन इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। बाकी आपके दोनों कथन नीचे के 3 और 4 सही हैं। तुम्हारा उत्तर का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान सभा में रियासतों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। तीसरा, संविधान सभा को आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचित इनडायरेक्टली इलेक्टेड और आंशिक रूप से नामित निकाय मतलब कि नॉमिनेटेड बॉडी बनाने की योजना थी। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 1 और 3 और केवल 3। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1। वो कैसे की? क्योंकि इसमें हमको क्या बताना था, गलत है तो नीचे के 2 और 3 सही है। और इसमें जो प्रत्यक्ष निर्वाचित है वो प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं, उसमें नामित हुआ था, नॉमिनेटेड सदस्य आए थे। ये देख लीजिए, संविधान सभा में मनोनीत या फिर नामित सदस्य आए थे। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा को, पहला कथन क्या है, संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन संविधान के सभी प्रावधान इस तारीख को लागू नहीं हुए थे। तो इस तो सबको पता होगा कि हमारा ये कथन सत्य है। अगला देखेंगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के प्रारंभ की तारीख के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए दोनों, इसमें सब लोग थल कर देंगे, ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसमें करा दे रहा हूँ, लेकिन जो थोड़ी सी क्वेश्चन नॉर्मल है जिनमें ज़्यादा समय नहीं लगाया जा सकता, तो क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी देखते रहेंगे। इसका हमारा राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी सही है। इन क्वेश्चंस की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा।
अगला प्रश्न हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित कि उन्होंने संविधान निर्माण के वक्त समय को किस समिति की अध्यक्षता की थी। तो हमारा पहला दिया गया है राज्यों के बीच बातचीत के लिए समिति, दूसरा है मौलिक अधिकारों पर समिति, तीसरा है अल्पसंख्यकों पर समिति। तो इसका हमारा उत्तर सही होगा 2 और 3। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों पर समिति और अल्पसंख्यकों पर समिति की अध्यक्षता की थी। इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट समितियों के बारे में और बताएंगे। जैसे कि आप देखिए, हमारे जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट देखेंगे, जो राज्यों के साथ बातचीत के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट और आता है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो लास्ट में देखेंगे, जिसकी अभी तक हम बात कर रहे थे, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की समिति की अध्यक्षता किसने की? तो सरदार पटेल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना यह 42वीं संशोधन अधिनियम के तहत जनता पार्टी द्वारा किया गया था। और तीसरा, संविधान की प्रस्तावना को संविधान के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से संशोधित किया जा सकता है। और इसमें सही हमको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें हमको पता है कि इसमें केवल एक ही सही है, वो है पहला, कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया। तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। जैसे कि हम जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन को जनता पार्टी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और प्रियम्बल में संशोधन, जिस प्रकार सभी संविधान के प्रावधानों में संशोधन किया जाता है उसी प्रकार इसमें भी संशोधन किया जाता है। इसे सर्वसम्मति से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित उद्देश्य में कौन सा कार्य करती है? पहला है, यह इंगित करती है कि सरकार को अधिकार लोगों से मिले हैं। नंबर 2 है, यह उन उद्देश्यों को बताता है जो संविधान पूरा करने का प्रयास करते हैं। तीसरा, इसे न्यायपालिका को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में मदद मिलती है। तो इसमें तीनों कथन सही है। तुम्हारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जितनी भी पावर दी गई है वो जनता को ही प्राप्त है। भारतीय संविधान, अगला कुछ प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान के प्रारूप में सबसे पहले प्रस्तावना तैयार किया गया था। दूसरा है, 42वें संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा आपको हमको पता ही है, वो है 42वें संविधान संशोधन वाला, ये वाला सत्य है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सत्य है? ऑप्शन 2 केवल। क्योंकि संविधान में प्रारूप जो बनाया गया था उसमें प्रस्तावना पहले नहीं सब बाद में जोड़ी गई, जिसमें कि लगभग जितने भी प्रावधान बनाने थे उनका गठन या फिर उनका निर्माण करने के बाद ही प्रस्तावना को सम्मिलित या समाहित किया गया था। अन्य सभी प्रावधानों के मसौदे तैयार किए जाने के बाद प्रस्तावना तैयार की गई थी। तो हमारा ये ऑप्शन गलत था। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। हमारा स्टेटमेंट 2 सही था। हमारा 9वां प्रश्न देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन गलत है। हमें इसमें गलत के बारे में बताना है। प्रस्तावना को किसी भी संवैधानिक संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। दूसरा है, प्रस्तावना के मूल्यों को अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा है, प्रस्तावना संसद की संप्रभुता निश्चित करती है। तो हमारा इसमें केवल कौन सा सही है? 1 और 2। हाँ, इसमें केवल और केवल 3 सही है। तो इसमें कौन कौन से हमको गलत बतानी है? तो इसमें गलत कौन कौन से हैं? 1 और 2। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। हमारा 10वां प्रश्न होगा, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो कथन दिए गए हैं उसमें पहला कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रस्तावना स्वीकार की गई थी। दूसरा कथन है, प्रस्तावना भारत के लोगों के लिए संविधान की आकांक्षा बताती है। तीसरा, जनमत संग्रह के माध्यम से भारत के लोगों द्वारा प्रस्तावना की मंजूरी दी गई थी। तो इसमें हमें बताने हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। बट
इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसमें हमको बताना है कौन कौन से ऑप्शन गलत है। इसमें केवल एक ही सही है कि प्रस्तावना भारत के लोगों के लिए संविधान की आकांक्षा बताती है। तो इसमें कौन सा सही, केवल दो। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर हम बताएंगे इसमें कौन सा गलत है, तो केवल 1 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें अगर सही बताया जाएगा तो कौन सा सही होगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है हमको। राज्यों का संघ भारत के क्षेत्र में एक व्यापक अभिव्यक्ति है। दूसरा है, राज्य अपनी शक्ति केंद्र के साथ बांटते हैं। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों या अधिग्रहित प्रदेशों का नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के पास होता है। और इसमें हमको बताना है ये कौन सा गलत है। तो इसमें केवल एक गलत है, कौन सा, केवल एक, पहला। कौन सा इसमें गलत है, केवल एक। इसे आपको हाईलाइटेड में दिख भी जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन सा आंसर हमारा सही है। और उसकी अगली स्लाइड में उसके से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन जो होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में, अगर एक्सप्लेनेशन करने लायक कुछ है, उसमें कुछ बताने लायक है एक्स्ट्रा बातें, तो उसमें ऐड कर दीजिए। अगर हम हर चीज़ों को ऐसे ही बोल के बताएंगे तो थोड़ा हमारी जो वीडियो होगी थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए हम उसकी रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे उनको हम PDF में ऐड करके प्रोवाइड करा देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा 12th क्वेश्चन है, भारत में नया क्षेत्र जोड़ने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है नए क्षेत्र के लोग, ऑप्शन सी है केंद्रीय कार्यपालिका, और ऑप्शन डी है संसद। तो हमको पता है कि इस तरह के जितने भी अधिकार हैं वो केवल और केवल हमारी संसद को ही प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों के नाम बदलने के लिए संसद में कितना बहुमत आवश्यक है। ऑप्शन ए है उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत, ऑप्शन बी है उपस्थित और मत देने वालों में से कम 2/3 बहुमत और कुल संख्या के आधे से कम नहीं। तीसरा है कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत, और ऑप्शन डी है तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि अनुच्छेद 3 के माध्यम से अगर किसी भी राज्य के नाम या फिर सीमा में परिवर्तन किया जाएगा तो उसे एक साधारण बहुमत के द्वारा ही पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा बदलने के लिए विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। कथन नंबर 2 देखेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। तो इसमें हमको बताना है कौन से सही है। तो ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें हमको अगर सही बताना है तो इसमें हमारा केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है। और अगर देखा जाए तो हमारा कैसे पहला जो कथन दिया है वो गलत, क्योंकि हम अनुच्छेद 3 के माध्यम से अगर किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा बदलना चाहते हैं तो वह केवल लोकसभा में ही नहीं अपितु किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो हमारा जो 15 नंबर का प्रश्न होगा वो क्या होगा, देखेंगे। भारतीय संविधान के तहत नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, संविधान लागू होने के समय इसने निर्धारित किया था कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक कौन होगा। ठीक है। दूसरा देखेंगे, नागरिकता से संबंधित मामलों के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो इसमें हमको सबको पता चल ही गया होगा कि इसके दोनों जो कथन हैं वो सही हैं। अगला देखेंगे कि नागरिकता या फिर किसी अन्य कानून को बनाने का अधिकार राष्ट्रीय आधार पर केवल और केवल संसद को ही प्राप्त है, ना कि राज्य विधानमंडल को। हमारा 16 नंबर का प्रश्न होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक भारत की विदेशी नागरिकता का आवेदन करने के पात्र हैं। दूसरा है, भारत के विदेशी नागरिक भारत में संपत्ति खरीद सकते हैं। और तीसरा है, भारत के विदेशी नागरिक वीजा के बिना भारत के दौरा करने के हकदार हैं। तो इसमें केवल और केवल अगर देखा जाए तो सही की बात की गई है, तो इसमें केवल और केवल सही है कौन, 2 और 3, क्योंकि हम पाकिस्तान वालों को अपने यहाँ की ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय धारक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, मतलब कि ऐसा कौन सा है व्यक्ति जो इस पद पर होते हुए भारतीय नागरिकता होनी आवश्यक है। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है वित्त मंत्री और तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इनके जो नियुक्ति की पहली शर्त ही होती है कि ये तीनों भारत के नागरिक होने चाहिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो तीनों का होना आवश्यक है। तुम्हारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, कि हमारे पास प्रधानमंत्री ही भी भारत का नागरिक ही होना चाहिए, कि वित्त मंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश भी भारत का नागरिक होना चाहिए। तो तीनों को आवश्यक है कि भारत के नागरिक हों। हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता हानि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड है नहीं है, मतलब कि किसके द्वारा हमारे यहाँ नागरिकता की समाप्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए है क्या, किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त करना, धोखाधड़ी के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना, और हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है भारत में काम करने के लिए किसी भी उद्देश्य के बिना भारत की नागरिकता प्राप्त करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम देख कर ही जान गए होंगे कि किसी अन्य देश की नागरिकता अगर कोई ग्रहण कर लेगा तो उसकी नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अगर धोखाधड़ी के माध्यम से लेगा तो उसकी भी नागरिकता पता चलने पर खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें एक है भारत में काम करने के लिए किसी भी उद्देश्य के बिना भारत की नागरिकता प्राप्त करना। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, मतलब कि हमारा उत्तर सही होगा। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये देख लीजिए, इसमें हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे और हमारे प्रश्न लगभग आज की वीडियो के लिए खत्म हो रहे हैं। हमारा 19वां प्रश्न देखेंगे, सेकंड लास्ट प्रश्न है ये। इसमें हम इस जो ये आपको चार्ट दिख रहा है इसमें हम कैसे कैसे भारत में नागरिकता की समाप्ति होती है उससे रिलेटेड बताया गया है। आप इसको प्लीज़ पूरा तरीके देख लीजिएगा टाइम निकाल के। नेक्स्ट देखेंगे, दोहरी नागरिकता के से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, भारतीय नागरिक भारत में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के साथ किसी भी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, भारतीय नागरिक कानूनों के तहत राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकों की प्राथमिकता दी जाती है। तो हमारा इसमें देखेंगे तो पहला जो हमारा इसमें जाकर देखेंगे कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसमें पहला भी गलत है और दूसरा सही। तो इसका राइट आंसर अगर देखेंगे तो केवल और केवल और दूसरा सही। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हमारा देखेंगे तो दोहरी नागरिकता के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर, ये तो अच्छा ये हो गया हमारा, और इसका उत्तर नंबर 2 सही है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मूल संरचना सिद्धांत से जुड़े निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। पहला है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का एक अनुरूप दर्जा है और संसद द्वारा उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। और दूसरा, विधायिका द्वारा पारित कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन। इसको ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी केवल 1 और 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है, चाहे आप किसी बुक से देख के करें, अपने दिमाग से करें या फिर किसी से पूछ के करें, पर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपको ये प्रश्न भली भांति याद रह जाएगा कि मैंने इस जगह पर जाके कमेंट किया था, मैंने इनसे पूछा था, मैंने यहाँ से इस बुक से ऐसे देखा था। तो आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हुई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।